नमस्कार। कक्षा 9वीं गणित के प्रश्न बैंक हल में प्रश्न क्रमांक 9 से शुरू करते हैं। रिक्त स्थानों में बड़ा है या बराबर का चिन्ह भरें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला नंबर है हमारा 24/30, 24/30 और 6/10। 24/30 और 6/10 में जब दोनों के हम हर समान करेंगे तो 10 में 3 का गुणा, तो ऊपर भी 3 का गुणा, तो कितना प्राप्त हो जाएगा 24/30 और यहाँ हो जाएगा 18/30। तो 18/30 देखिए छोटा है और 24/30 बड़ा है। जिसका अंश बड़ा है उस संख्या की तरफ हम बड़ा है का चिन्ह लगा देंगे। तो हमारा यहाँ पर चिन्ह लग जाएगा इस तरह से। ब नंबर हम लेते हैं। इसी प्रकार आप ब नंबर ले लेंगे। ब नंबर है हमारा 15/18, 15/18 और 45/54। दोनों के हर समान करने के लिए देखिए हम 18 में ऊपर नीचे ये देखिए 3 का गुणा कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 45/18 × 54 और ये 45/54 तो पहले से था। तो ये देखिए 45/54 45/54 के बराबर है, इसलिए हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा देंगे। तीसरा भाग हमारा है 5/7। ये देखिए 5/7 और 18/7। जब दोनों के हर समान हैं तो बड़े अंश वाली संख्या बड़ी होती है, इसलिए हम यहाँ पर इस तरह का चिन्ह लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा प्रश्न क्रमांक 9 हल होता है। चलिए लेते हैं प्रश्न क्रमांक 10। आशा 250 पन्नों वाली एक किताब के 75 पन्ने पढ़ती है। बबीता इसी किताब के 1/2 भाग पढ़ती है। किसने कम पढ़ा? तो आशा द्वारा पढ़े गए पन्ने तो हमें दिए गए हैं 75 हैं। बबीता द्वारा दिए गए पन्ने कितने हैं 250 का 1/2 अर्थात 250 गुणा 1/2 तो हमें प्राप्त होगा 125। अब हमने यह देखा कि आशा ने 75 पेज पढ़ी, बबीता ने 125 पेज पढ़ी, तो किसने कम पढ़ा? तो हम बोलेंगे आशा ने कम पेज पढ़ी। अब अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11 है सुहानी ने अपने बचत खाते में प्रति माह 2750 रुपये जमा करती है। 3 वर्ष पूरे होने तक वह कुल कितनी राशि जमा कर चुकी होगी? अब प्रति माह जमा कर रही है कितने 3 वर्ष तक, चूंकि एक माह में जमा करती है 2750 रुपये, तो 3 वर्ष अर्थात 12 36 माह में 36 माह में कितनी राशि जमा कर चुकी होगी? चलिए 6 शून्यम शून्य, 6 पंचे 30 की शून्य, हासिल का 3, 6 7 42 और 3 45 की 5, हासिल का 4, 6 दूनी 12 और 4 16। अब हम इकाई पर क्रॉस लगा देंगे। फिर 3 शून्यम शून्य, 3 5 15 की 5, हासिल का 1, 3 7 21 और 1 22 की 2, हासिल का 2 और 3 दूनी 6 और 2 8। इस तरह से हम जब इसे जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? देखिए शून्य का शून्य प्राप्त हुआ, शून्य का शून्य प्राप्त हुआ, 5 दूनी 10 की शून्य प्राप्त, हासिल का 1, 6 और 2 8 और 1 9 और 8 और 1 9, 99,000 की राशि 3 वर्ष में जमा हुई। अब हम लेते हैं प्रश्न क्रमांक 12। आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में लिखिए अर्थात बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम में कैसे लिखेंगे? देखिए हमारे पास है 4.5, 5.4, 5.1 और 1.9। तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 1.9। फिर उससे बड़ी संख्या कौन सी होगी? उससे बड़ी संख्या होगी 4.5 और 4.5 से बड़ी संख्या होगी 5.1 और उससे बड़ी संख्या होगी 5.4। इस तरह से हम इस संख्या को आरोही क्रम में लिखेंगे। दशमलव के बाईं ओर की संख्याओं के आधार पर हम दशमलव का आरोही या अवरोही क्रम निर्धारण करते हैं। आइए लेते हैं 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न है दी गई आकृति में 4/7 भाग को छायांकित
कीजिए। तो ये देखिए हमारे पास यह एक आकृति दी गई है। इस आकृति में हमें कुल मिला के 7 भाग दिए गए हैं। 7 भाग में से जब हम 4 भागों को छायांकित करेंगे, 1 2 3 4 भाग छायांकित करेंगे तो इस तरह से होगा और यह भाग क्या कहलाएगा? 4/7 भाग कहलाएगा। अब हमें है अगला प्रश्न, 14वें नंबर का प्रश्न है कि 505 में 5 का भाग दीजिए। तो 505 में जब हम 5 का भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा? देखिए 5 एकम 5 हो गया सबसे पहले, और फिर ये घट गया, फिर उतारे शून्य, शून्य में भाग नहीं जाने की यहाँ लग जाएगी शून्य, फिर उतारेंगे हम 5, फिर होगा 5 एकम 5 और ये घटकर हो जाएगा 0। भागफल हमें प्राप्त होगा 101। अब हमें अगला प्रश्न प्राप्त हुआ है 15वां प्रश्न, अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम में लिखना है। अब हमें संख्या हमारे पास दी गई है 4.9, 4.8, 8.4, 4.7 और 2.3। अवरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे बड़ी संख्या को सबसे पहले लिखते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या है 8.4, फिर उससे छोटी संख्या है 4.9, फिर देखिए उससे छोटी संख्या है 4.8, फिर उससे छोटी संख्या है 4.7 और सबसे छोटी संख्या है 2.3। प्रश्न क्रमांक 16 है, जोड़िए, हमें जोड़ना है 0.45 में 3.04 को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है। तो देखिए कैसे जोड़ेंगे, 5 और 4 हो गए 9, 4 और 0 हो गए 4 और दशमलव के नीचे दशमलव और 3 और 0 मिलकर हो गया 3। इस तरह उत्तर प्राप्त हुआ। दूसरी संख्या है हमारी 0.75 में हमें जोड़ना है 1.33 को, 1.33 को हमें जोड़ना है। तो 5 और 3 मिलकर हो गए 8, 7 और 3 मिलकर हो गए 10, 10 की 0 हासिल का 1, 1 और 1 मिलकर हो गए 2 और दशमलव के नीचे दशमलव लगाया तो दूसरा उत्तर हमें प्राप्त हुआ 2.08। अब हम लेते हैं अगला प्रश्न, ऋण 20 से बड़े 4 पूर्णांक लिखिए। ऋण 20 से बड़े 4 पूर्णांक कौन कौन से होंगे? ऋण 19, ऋण 18, ऋण 17। प्रश्न क्रमांक 19 है, 1215 को 3 से भाग दीजिए। चलिए हम 3 से भाग देते हैं 1215 को। तो 3 चौ हो गया हमारा 12 और ये जब घटेगा तो हमें कट या 0 प्राप्त होगा। हम उतारेंगे फिर 1, भाग 1 में 3 का भाग नहीं जाता इसलिए भाग नहीं जाने की यहाँ पर आ जाएगी 0। फिर उतारेंगे हम 5 या फिर हम एक बार 0 बार भाग इस तरह से दे भी सकते हैं। यहाँ हमारा बचा 1, उतारे हमने 5, 3 पाँचे 15, ये यहाँ पर आ जाएगा 3 पाँचे 15। इस तरह से शेषफल हो जाएगा हमारा 0 और संख्या हमें भागफल के रूप में प्राप्त होगी 405। 20वां प्रश्न लेते हैं। यहाँ पर ऋण 20 से बड़े 2 पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने किया जैसे कि ऋण 20 से बड़े 2 पूर्णांक क्या होंगे? ऋण 19, ये देखिए ऋण 20 है, उससे बड़े पूर्णांक ऋण 19, फिर ऋण 18, फिर जैसे जैसे हम दाईं ओर बढ़ते जाएंगे हमें बड़े पूर्णांक प्राप्त होते जाएंगे। 21वां प्रश्न है, 749 को 7 से भाग दीजिए। 749 को हम 7 से जब विभाजित करेंगे तो देखिए क्या होगा, 7 एकम हो गया हमारा 7 और उतारे हमने 4, 4 में भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ पर उतारेंगे 0, फिर उतारेंगे हम 9, फिर हो जाएगा 7 सतैया 49। ये देखिए यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 00 शेषफल और 107 प्राप्त होगा भागफल। आगे है हमारा प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है, 636 को 6 से भाग दीजिए। 636 को 6 से भाग देना है तो देखिए 636 भागित 6, 6 एकम 6, फिर ये घट गया और उसके बाद उतारे 3, 6 में 3 का भाग
ये देखिए नहीं जाता 3 में 6 का भाग, तो भाग नहीं जाने की 0। फिर उतारे अगला अंक 6 छिंग 36। इस तरह से हमें 00 शेषफल प्राप्त हो गया, 106 भागफल प्राप्त हुआ। अगला 23वां प्रश्न है, 600 को 6 से भाग दीजिए। अब देखिए 6 से भाग देना है किसे, 600 को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही करेंगे, 6 एकम 6, और यहाँ पर प्राप्त होगा हमें कट, और फिर ये उतारे हमने 0। 6 में ये देखिए 6 का भाग 0 में नहीं जा रहा है, भाग नहीं जाने की 0। फिर उतारे अगली संख्या, वह भी है 0। फिर 6 का भाग पुनः 0 में नहीं जा रहा है, तो फिर उतारेंगे हम भाग ना जाने का 0। तो ये हो जाएंगे 0 0, और शेषफल होगा 0, और भागफल हो जाएगा 100। अब लेते हैं प्रश्न क्रमांक 24। 3 सही 2/5 धन 2 सही 5/6 का योग हमें ज्ञात करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम जोड़ लेंगे 3 और 2 को। ये हमने 3 और 2 को जोड़ लिया, और फिर हम जोड़ेंगे 2/5 और 5/6 को। तो 3 और 2 का योग तो हमें 5 प्राप्त हो गया। फिर 2/5 और 5/6, 5 और 6 का हम एलसीएम लेंगे तो हमें 30 प्राप्त हो जाएगा। अब 2/5 में ऊपर नीचे 6 का गुणा करने पर 30 प्राप्त होगा हमें, ये देखिए हर में। और अंश ये सेकंड संख्या में भी हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 5 5 का गुणा करेंगे तो दोनों के हर में आ गया 30, तो ये हमने उतार लिया 30। और 6 दूनी हो गया 12 धन, यहाँ हो गया 5m 25। तो कितना प्राप्त हो गया, देखिए ये हो गया 5, और ये हो गया हमारा 37/30। 37/30 को फिर से हम सरल कर लेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5 धन, ये 30 का भाग जब हम 37 में देंगे तो एक बार जाएगा, और प्राप्त होगा 1 सही 7/30। तो ये 5 और ये 1 मिलकर हो जाएगा 6। तो हमारा उत्तर होगा 6 सही 7/30। ये हमारा आंसर होगा। चलिए अब ले लेते हैं हम दूसरा वाला सवाल। दूसरा सवाल है हमारा 2 ऋण 2 धन 8 और धन ऋण 4। तो देखिए यहाँ पर ऋणात्मक संख्याएं कौन कौन सी हैं, ऋण 2 और ऋण 4 दोनों मिलकर हो जाएंगी ऋण 6, और धनात्मक संख्या है 8। तो धनात्मक संख्या को हम पहले लिख देते हैं, और ऋणात्मक संख्या है ऋण 2 और ऋण 4 मिलकर हो गया ऋण 6। तो सीधे सीधे 8 में से जब 6 घट जाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त हो जाएगा। ये हमारे दूसरे प्रश्न का हल है। चलिए अब ले लेते हैं प्रश्न क्रमांक 26। 26वां प्रश्न है, 5483 में कितना जोड़ें कि 5785 प्राप्त हो। तो हम यहाँ पर दो प्रकार से कर सकते हैं। जो प्राप्त होता है उसमें से पहली वाली संख्या को घटा दिया जाता है। तो हमें कितना प्राप्त करना है, 5785 प्राप्त करना है। तो उसमें से हमको 5483 को घटा देना है, तो हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कितना जोड़ने पर प्राप्त हुआ। यहाँ देखिए 5 में से 3 गया तो 2, 8 में से 8 गया 0, 7 में से 4 गया तो 3, और 5 में से 5 गया तो 0। तो इस तरह से हमें प्राप्त हुआ 302। 302 अर्थात 5483 में 302 जोड़ने पर 5785 प्राप्त होगा। चलिए अब लेते हैं हम 27वां प्रश्न। 27वां प्रश्न है, एक वर्ग की भुजा 5 इकाई है, इसका परिमाप क्या होगा। ये देखिए इस तरह से समान भुजाओं वाली आकृति वर्ग कहलाएगी। उसकी प्रत्येक भुजा 5 इकाई है, तो परिमाप यानी चारों भुजाओं का योग कितना हो जाएगा, 5 चौके 20। इसे हम लिख देंगे वर्ग का परिमाप बराबर वर्ग का
परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? 4 गुणा भुजा। 4 गुणा भुजा। भुजा हमारी कितनी है? भुजा हमारी है 5 सेंटीमीटर, तो 4 का गुणा 5 में कर देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 5 चौके 20। 20। अब यहाँ पर इकाई नहीं दी गई है इसलिए इकाई। अब है 28वां प्रश्न। दो संख्याओं का योग 6795 है। उनमें से एक संख्या 6493 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। जब दोनों का योग 6795 है तो पहली वाली संख्या घटाने पर दूसरी प्राप्त हो जाएगी। पहली संख्या क्या है? 6493। इसमें से घटा देंगे तो दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। क्यों भैया? क्योंकि दो संख्याओं का योग बराबर पहली संख्या धन दूसरी संख्या। तो हम जब करेंगे, हमें पहली संख्या ज्ञात है, उसे हम घटा देंगे इस तरफ पक्षांतर करके, तो दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। 5 में से 3 गया तो 2 बचा, 9 में से 9 गया तो 0 बचा, और 7 में से 4 गया तो 3 बचा, 6 में से 6 कुछ नहीं। इस तरह से हमारा आंसर प्राप्त हुआ 302। अब हम लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 29 है। भिन्न 1/2, 3/4 और 2/3 को आरोही क्रम में लिखिए। भिन्नों को आरोही क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा? तो चलिए देखते हैं। इनके दो उपाय हैं कि हम या तो इनके हर समान कर दें, 2, 3 और 4। तो 2, 3 और 4 का हम सबसे पहले लघुत्तम समापवर्त ले लेते हैं। तो 2 एकम 2, फिर 3 जैसे का वैसा, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 का दिया तो 3 जैसे का वैसा, 2 एकम 2, और फिर 3 का दिया तो 3 एकम 3। तो कितना प्राप्त हुआ? 3 दूनी 6 दूनी 12। लघुत्तम कितना प्राप्त हुआ? 12। अब हमें सबके हर में 12 लाना है। 1/2 में किसका गुणा करें? 6/6 का गुणा कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा 6 एकम 6, नीचे होगा 6 दूनी 12। दूसरी संख्या है 3/4। इसमें हमें 12 लाने के लिए किसका गुणा करना पड़ेगा? हर में 3 का तो अंश में भी 3 का। 3 तिया 9 और 4 तिया 12। तीसरी संख्या है हमारी 2/3। इसमें 12 लाने के लिए ऊपर नीचे 4 4 का गुणा करना पड़ा, तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। अब हम इन्हें आरोही क्रम में आसानी से लिख सकते हैं। सबसे छोटी वाली संख्या कौन सी है? 6/12, जिसका मुख्य मान क्या है? 1/2। 1/2 होगी सबसे छोटी संख्या। फिर है 8/12 और इसका मुख्य मान है 2/3। इससे बड़ी संख्या हो गई 2/3। फिर तीसरे नंबर में है 9/12। तो 9/12 का मुख्य मान क्या है? 3/4। तो उससे बड़ी हो गई 3/4। इस तरह से संख्याओं को आरोही क्रम में लिखा जाता है। दिए गए चित्र का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती, परिमाप केवल सभी भुजाओं का योग होता है। हम बड़ी ही आसानी से परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, ये जो पहली आकृति दी गई है, इसमें भुजाएं यहाँ से नापना शुरू करते हैं। 8 सेंटीमीटर, फिर है 4.5 सेंटीमीटर, फिर है 5 सेंटीमीटर, और फिर है 4 सेंटीमीटर। चारों भुजाओं को जब हम जोड़ देंगे तो 0.5, तो जैसे का वैसा। 8 4 12 और 5 17 और 4 21। तो कितना हुआ? 21.5 सेंटीमीटर। पहली आकृति का परिमाप प्राप्त हुआ 21.5 सेंटीमीटर। फिर दूसरी आकृति का परिमाप देखते हैं। दूसरी आकृति की भुजाएं, सभी भुजाओं का योग हमें करते जाना है। दूसरी आकृति की भुजाएं यहाँ से शुरू करते हैं, तो 5 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर, फिर 7 सेंटीमीटर, फिर 4 सेंटीमीटर और फिर 5 सेंटीमीटर। सभी भुजाओं को जब आप जोड़ देंगे तो 5 3 8 और 7 15 और 4 19 और
5 24 सेंटीमीटर। जैसे कि यहाँ पर हल में दिया हुआ है कि दूसरी आकृति का परिमाप 24 सेंटीमीटर है। अब हम लेते हैं 31वां प्रश्न। 31वां प्रश्न है, देखिए, दिए गए चित्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें पता है कि पहली वाली आकृति आयत है और दूसरी वाली आकृति वर्ग है, तो इनका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा? आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई से हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। चूंकि आयत की लंबाई कितनी है? 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 9 पाना 45 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से हम पहली वाली आकृति का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर इसी प्रकार दूसरी आकृति का क्षेत्रफल देखिए कैसे निकालेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा की घात 2। तो देखिए भुजा कितनी है? 6 सेंटीमीटर है, तो 6 की घात 2, तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 6 छिंग 36 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से दोनों आकृतियों का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। पहली आकृति का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर, दूसरी आकृति का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। अब हम लेते हैं प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 है, दी गई आकृति की 3/4 भाग को छायांकित कीजिए। ये आकृति दी गई है, इसमें देखिए अभी चारों भाग खाली हैं। इसमें जब हम ये 3 भागों को छायांकित कर देंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 3/4 भाग छायांकित रूप। अब हम लेते हैं प्रश्न क्रमांक 33। प्रश्न क्रमांक 33 है, 33 संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। किसे प्रदर्शित करना है? हमारे पास संख्या रेखा दी हुई है। संख्या रेखा में पहले हम चलेंगे ऋण 3। कितना चलना है? यहाँ हम 0 से चलना शुरू करेंगे, ऋण 1, ऋण 2 और ऋण 3 तक आएंगे। उसके बाद फिर हम चलेंगे धन 6, यानी 6 भाग दाईं ओर चलेंगे। पहले 3 भाग बाईं ओर चला और फिर 6 भाग दाईं ओर चला, तो हम वास्तव में कहाँ पर आके रुक गए? धन 3 पर आकर रुक गए हैं। इसी प्रकार हमारा दूसरी संख्या रेखा निरूपण है धन 3। सबसे पहले हमें कहाँ जाना है? हमें 0 से 3 तक जाना है धनात्मक दिशा में, और फिर उसके बाद धन 5। फिर यहाँ 3 से फिर चलना शुरू करना है और धनात्मक दिशा में फिर 5 चलना है। तो हम कहाँ पर आकर रुक गए? ये देखिए, पहले 3 चला और फिर 5 चला, तो दोनों एक ही दिशा में चलने के कारण दोनों जुड़ गए और हमें 8 प्राप्त हो गया। इस तरह से यह प्रश्न क्रमांक 33 पूर्ण हुआ। अब लेते हैं प्रश्न क्रमांक 34। 505 को 5 से भाग दीजिए। जब हम इस 5 से 505 को भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा? 5 एकम 5। फिर देखिए यहाँ 0 आ गया, फिर उतारे 0, तो 0 उतारने पर भाग नहीं जाने की यहाँ पर लग जाएगी 0, तो 5 शून्यम 0, तो यहाँ पर हो गया 0। अब उतारे कितना? उतारे 5, तो क्या होगा? 5 एकम 5। इस तरह से घटकर ये हो जाएगा 0, तो भागफल हमारा होगा 101 और शेषफल होगा 0। प्रश्न क्रमांक 35 लेते हैं। 35 है, निम्न को संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करना है, ये हमें संख्या रेखा दी हुई है। संख्या रेखा में पहले हम चलेंगे धन 5, यानी पहला मान हमारा दाईं ओर चलेगा 0 से 5। उसके बाद दूसरा मान यहीं से इसी 5 से हम चलना शुरू करेंगे और बाईं ओर ऋण 11 तक चलेंगे। ऋण 11 मतलब 11 इकाई चलेंगे। बाईं ओर कितनी इकाई चलेंगे? 11 इकाई। तो 5 से 5 इकाई चलकर तो हम 0 पर आए, और फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 6 इकाई बाईं ओर आए, इसलिए यहाँ पर प्राप्त होगा ऋण 6। इसी प्रकार हम दूसरी संख्या रेखा का निरूपण देखते हैं। सबसे पहले हम ऋण 2 यानी 0 से बाईं ओर 2 इकाई चलना है। उसके बाद फिर दाईं ओर 8 इकाई चलना है,
तो ये 2 इकाई तो कवर होंगी। उसके बाद पुनः हम 8 इकाई चले तो कहाँ पर आ गए, 6 पर आ गए। उसके बाद पुनः बाईं ओर 4 इकाई फिर चलना है, तो फिर से 6 से वापस 4 इकाई चले तो 2 पर आ गए। तो हमारा उत्तर क्या प्राप्त हो जाएगा, धन 2 प्राप्त होगा। इस तरह से ब्रिज कोर्स की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।